प्रीसा आईएएस का ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए। मात्र 999 रुपये पर मंथ पे, और ऑफलाइन के लिए तो आपको हमारे सामने होना पड़ेगा। एक छोटी सी चीज़ मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि ये ऐप जो बन के आया है, इसमें जो हम छूट दे रहे हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए है, 5 जनवरी तक के लिए है। उसके बाद ये फीस जो है हमारी 999 नहीं रहेगी, फिर ये 30,000 हो जाएगी और 2,500 रुपये मंथली हो जाएगी। दूसरी चीज़, ऑफलाइन क्लास हमने 1,44,000 का जो वैल्यू का कोर्स है वो आपको हम इतने सस्ते में दे रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीसा आईएएस ऐप डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ये विज्ञापन की तरह से प्रीसा आईएएस की ओर से है। इकोनॉमिक्स का क्लास अभी हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 से। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपकी ओरिजिनलिटी क्यों ज़रूरी है, मौलिकता क्यों ज़रूरी है। और ये मौलिकता तभी आती है जब आप अपना दिमाग यूज करते हैं। बचपन से तो आप स्टीरियोटाइप माँ बाप और टीचर के द्वारा बना दिए जाते हैं, हर काम में ये टोक करके कि मफलर ऐसे क्यों रखे हो, ऐसे रखो, हाथ शर्ट का बाजू क्यों मोड़े हो, सीधा करो, चप्पल रगड़ के क्यों चलते हो, ठीक से चलो, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आप कुछ उठा के चलते हैं बचपन या बड़े में तो दूसरा आदमी माँ बाप कहता है ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो नहीं तो गिर जाएगा। तो इस तरीके की परवरिश, इस तरीके की सोशलाइजेशन हम लोग की कर दी जाती है, जिससे जो है चीज़ें जो है आगे चल के कॉम्प्लेक्स बन जाती है और आपको हमें बताना पड़ता है कि आप कैसे सोचें, कैसे समझें। तो जब भी कोई चीज़ आए तो उसमें 2-3 सवाल को अपने आप से पूछिए कि क्यों, कब और कैसे। जो भी आपको सिखाता है कुछ भी, उससे ये चीज़ ज़रूर पूछिए कि भाई ये कैसे हुआ, कब से हुआ और क्यों हुआ, और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। ऐसा पूछने से आपकी जो मौलिकता है, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, जो एनालिसिस करने की क्षमता है, वो डेवलप होगी। और ये सारी गुण जो है, एट्रीब्यूट्स, आपको रातों रात कहीं कोचिंग या किसी मार्केट में किसी टीचर से एकदम से नहीं मिलेगी। इसके लिए वो टीचर चाहिए जो ये सब बातों को फोकस करे पढ़ाई के साथ। कि खाली पढ़ाई कर लेना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि उस पढ़ाई का इस्तेमाल 3 घंटे में आपको करके आना है, उसमें भी 8, 10, 15 सवाल को हल करना है। तो वो चीज़ें रातों रात नहीं होगी जब तक आप हमारे बताए गए या किसी के भी उस तरीके की रणनीति को बिना बताए आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। पहुँचेंगे लेकिन आधे पर रह जाएंगे, 1/3 पहुँच पाएंगे। तो ये जीएस 3rd का पेपर है यूपीएससी में, जिसमें इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिफेंस है, एनवायरनमेंट है, ये सब सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड है। पहले हम इकोनॉमिक्स को लेते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स। और ये सिलेबस हमने डिराइव किया है जो यूपीएससी का है, और इन सारे सिलेबस के जो टर्म्स दिए गए हैं, इसके अलावा भी हमने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड की है। वो इसलिए क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस चैप्टर से एक वर्ड होगा और उसी पे क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, और आप कहेंगे साहब ये तो सिलेबस में नहीं है। वो कहेगा एक वर्ड तो है ना उसमें। तो ये मत सोचिए कि साहब ये सिलेबस में है तो यही यही आएगा। अगर उसने लिखा कि इरिगेशन में टाइप्स एंड रिलीवेंस पढ़ना है तो वो आप पढ़ते रहिए इरिगेशन। अगर वो कह रहा है कि इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग क्या है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सोशियो कल्चरल इफेक्ट क्या है एनिमल रियरिंग का, पशुपालन का सामाजिक और सांस्कृतिक कनेक्शन क्या है। अब आप कहेंगे साहब पूछा तो खाली सिलेबस में था कि इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग। उसी तरीके से ये एमएसपी एक वर्ड है, एमएसपी क्या है ये तो ठीक है, लेकिन इसको डिटेल नहीं किया कि इस पर कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और कितने तरीके से हो सकते हैं।
तो ये 20 तक है। बाद में हमने जो है ये स्पेस का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ है, डिफेंस का है सिलेबस, और इसके बाद जो है हम आते हैं नीचे। ये देखिए, यहाँ से जो हमने क्वेश्चंस उठाया है वो अपने मन से बनाया है, क्योंकि हमें पता है कि ये क्वेश्चंस कैसे और आ सकते हैं। ये देखिए 38 नंबर, लाइफ स्टाइल एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिसलेनियस STS। दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री, जो सिलेबस में नहीं है। वो कहेगा एनिमल रियरिंग तो है ना, या एनिमल वर्ड तो है ना, तो हमने एनिमल हस्बेंड्री डाला है। ये नीति आयोग सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस समय क्या हमेशा से जो है भारत की सत्ता का ये केंद्र बिंदु रहा है, तो नीति आयोग पढ़ना पड़ेगा। टैक्स स्ट्रक्चर नहीं है सिलेबस में, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो टैक्स स्ट्रक्चर हम पढ़ाएंगे आपको। तो 4 चीज़ें ये हो गई। उसके बाद ये देखिए इन्फ्लेशन एंड अदर टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सिलेबस में नहीं है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जो भारत सरकार की इस समय बड़ी पॉजिटिव और बहुत ही शानदार स्कीम लाई है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अब आप इसको जनरल स्टडी में करंट अफेयर्स के तौर पे पढ़िए या इकोनॉमिक्स में पढ़िए, लेकिन पढ़िए। अब बच्चे को तो समझ में नहीं आएगा ना कि ये तो सिलेबस में भी नहीं है। जो चीज़ सरकार में घटित हो रही है आज की डेट में, वो सिलेबस में हो या ना हो, वो घुमा के कह देगा कि सिलेबस में है, देखिए उस फलाने टर्म में। तो ये एसेट मोनेटाइजेशन चल रहा है, दीपम। जब ये पढ़िएगा नहीं आप, क्योंकि कोई बताएगा नहीं बियॉन्ड हॉरिजन कि क्या हो सकता है। ये मैंने इसलिए डाला कि हमें मालूम है सरकार में है तो कि क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या इकोनॉमिक्स पे चल रहा है। उसी तरीके से ये देखिए फंडिंग नहीं है, SEZ सोर्सेज, फेलियर ऑफ इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड आउटकम, रोल ऑफ FCI क्वेश्चन आया हुआ है IAS में, मेंस में। वो चैप्टर में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, अच्छा FCI इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इन situ एंड ex situ, ये कोरोना काल में बड़ा प्रचलित टर्मिनोलॉजी था। तो कहने का मतलब ये है कि खाली सिलेबस जो दे दिया है उतना पढ़ने से काम नहीं चलता, आपको कुछ ना कुछ उससे एसोसिएटेड एफिलिएटेड ऐड ऑन करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो आप, जो हम बार बार बोलते हैं ना कि 50% तो आप खुद ही कर लेते हैं, प्लस 30% हम करा देते हैं, और बाकी बचा 20 इसको भूल जाइए, कोई नहीं करा पाता, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो 50% तो आप पढ़ लेते हैं वहाँ से सिलेबस से, 30% उसका और ये मिला के 30% हम देंगे। तो बात को जानना और समझना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि खाली पढ़ना। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप एक सब्जेक्ट पे एक ही किताब पढ़िए, उसी को बार बार पढ़ लीजिए, ज़्यादा मत पढ़िए। अब बाकी हमारी कोचिंग और हमारा नोट्स पढ़िए, और ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, और खुद आंसर जो है डिराइव करिए और दिखाइए कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो ये है सिलेबस की बात जो आपको बताई हमने। उसके बाद हमारा जो टर्म शुरू होता है वो होता है इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो अगर आप इन टर्म्स को नहीं समझिएगा, तो जब ये क्वेश्चन में प्री और मेंस में टर्म यूज होगा तो क्या आंसर लिखिएगा? बहुत मुश्किल होगा ना लिखना। जैसे उसमें था कि भारतीय संसद संप्रभु विधानमंडल नहीं है, तो संप्रभु शब्द को आप समझेंगे, जानेंगे, तभी ना आप आगे चीज़ बढ़ पाएगी। तो इसीलिए हमारा स्टाइल डिफरेंट है। पहले हम आपको महत्वपूर्ण शब्दावली, वोकैबुलरी, सब्जेक्ट वाइज जो होता है उसको ग्लोसरी बोलते हैं। डिक्शनरी और ग्लोसरी में फ़र्क यही होता है कि जो सब्जेक्ट पे किसी आधारित होता है, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे कोई डिक्शनरी, उसको बोलते हैं ग्लोसरी, ग्लोसरी। और जो जनरल मिक्स्ड होता है उसको बोलते हैं डिक्शनरी।
जस्ट आपकी जानकारी नॉलेज इनरिच होने के लिए। भाई जरा वो बोतल ला दीजिएगा प्लीज़। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन शब्दों को नहीं पढ़िएगा तो यकीन मानिए आप सेलेक्ट नहीं हो पाइएगा। वो इसलिए क्योंकि आपने पढ़ तो पूरा संसद लिया, पूरा इकोनॉमिक्स लिया, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि कैसे और कब जो है इन शब्दों को समझना है और उसका इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ने से पहले बैकग्राउंड में, चूंकि तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा सो दैट क्वेश्चन समझ जाइए। दूसरा चीज, क्वेश्चन में हमेशा ये पूछता है कि अर्थशास्त्र की प्रगति और अवनति के क्या कारण है, विवेचना कीजिए, डिस्कस। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि क्या पूछ रहा है, ये ज़्यादा जरूरी है। कोई फोकस नहीं करता है। आपने देखा होगा क्वेश्चन के लास्ट में लिखा रहता है विवेचना करें। आप लोगों ने देखा होगा ये कहीं कहीं पूछ देता है समीक्षा करें, कहीं लिखता है कि प्रकाश डालें, कई जगह लिखा रहता है विश्लेषण करें। क्वेश्चन के अंत में देखिएगा, और कई जगह लिखा रहता है कि समालोचनात्मक या आलोचनात्मक व्याख्या करें। समालोचनात्मक, आलोचना। और कोई टीचर ये नहीं पढ़ाया होगा आज तक कि भैया ये भी बहुत जरूरी है। आपको तो सब बराबर, सब धन 22.5 पसेरी वाला हिसाब बता दिया। तभी किसी टीचर ने क्लास स्टार्ट करने से पहले ये नहीं बताता कि क्वेश्चन में जो भाव पूछ रहा, विश्लेषण, विवेचन, उसका क्या करें। तो विश्लेषण करें अगर पूछ रहा है तो आपको प्रोज और कॉन्स, पक्ष और विपक्ष दोनों लिखने के बाद सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव रूप से अपना कंक्लूजन लिखिए। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि पूछ क्या रहा है। आप ध्यान नहीं देते हैं लेकिन एग्जामिनर ध्यान देता है पूरा पूरा कि बेटा लिखे क्या हो तुम। और आप सोचते हैं कि साहब हमने तो पूरा छाप दिया है एकदम एक एक वर्ड, और आपने ध्यान ही नहीं दिया। ये मेरा दावा है कि 90% लोग ध्यान नहीं देते हैं, और इससे 20-30% आपका स्कोर बढ़ जाता है। तो विश्लेषणात्मक में हमने बोला क्या लिखेंगे, विवेचना अगर कह रहा है तो सिंपली डिस्कस कर दीजिए उस चीज को। भारत में कृषि की क्या स्थिति है या भविष्य में उसकी क्या संभावनाएं हैं, विवेचना करिए। तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव चला जाएगा, खत्म। आप उसमें सिर्फ सिंपली डिस्कस कर दीजिए कि क्या क्या इसका स्वरूप है। भारत में कृषि के विकास की संभावनाओं पे विवेचना करें, तो आप सिंपल डिस्कस करिए और लास्ट में एक लाइन ऐड कर दीजिए पॉजिटिव कि संभावनाएं बहुत ही सकारात्मक है और इससे देश की जनता को जो है बुनियादी चीज़ों की उपलब्धता बनी रहेगी। बस इतना लिख दीजिए लास्ट में। कोई भी एग्जामिनर, आपको हम पहले भी शायद बताए होंगे, ये थोड़ा ना पढ़ता है कि आपका पूरा ये एक पैराग्राफ ये शुरू का, फिर आपने इतना समुद्र लिख दिया ये, और लास्ट में छोटा सा उपसंहार लिख दिया। ये कोई नहीं पढ़ता। एग्जामिनर जो है आपकी कॉपी का जजमेंट पहले 2-4 लाइन से कर लेता है और लास्ट और बीच का आंख से पढ़ लेता है। तो कृपा करके यहाँ पैरा चेंज करिए, कुछ 100-150 वर्ड लिखने के बाद 50 फिर चेंज करिए। अगर ये 500 वर्ड का है तो आप इसमें 3 बार चेंज करिए कम से कम 100-150 वर्ड के बाद। तो होता क्या है कि वो ये पढ़ता है, फिर खट से दूसरे पैरा पे आ जाता है, फिर तीसरे पे आ जाता है। और इसमें आप बढ़िया बढ़िया चीज़ जो है बुद्धि लगा के लिख दीजिए। बाकी अगर नहीं आ रहा है तो कुछ लिख दीजिए, खाली मत छोड़िए।
वो काउंट कर लेता है कि कितना पेज में लिखा है। ये टेक्निक है, हाउ टू स्कोर हायर एंड हायर। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उसके बाद विवेचना में समीक्षा कह रहा है तो रिव्यू करना है ना, पीछे जो चीज़ हो चुकी है उसी की समीक्षा होगी। क्वेश्चन में समीक्षा तभी पूछेगा कि जब ये होगा कि भारत में कृषि की स्थिति आज तक नहीं सुधरी या अभी भी सुधरने के लिए तमाम संभावनाएं हैं। समीक्षा करिए। ये पूछ देगा कि क्या स्किल इंडिया अभियान अपने उद्देश्यों में सफल रहा है, समीक्षा कीजिए। तो आपको पीछे से इतिहास में उसके जा करके तब बोलना पड़ेगा, रिव्यू लिखना पड़ेगा कि हाँ इसका क्या क्या इसने गेन किया, क्या क्या इसको लॉस्ट हुआ, क्या क्या इसमें परेशानियां आई, क्या क्या इसमें सुधार है। तो ये 4 चीज़ जब लिखेंगे तब न समीक्षा होगी। और चूंकि आप समीक्षा शब्द पे ध्यान ही नहीं दिए तो आपको तो जो मन में आया, जितना पढ़े थे सारा नॉलेज उस पर भर देंगे, अपना ज्ञान का बुद्धि का प्रदर्शन जो है पूरा पूरा कर देंगे। तो समीक्षा में क्या लिखना है ये बताया हमने। अब आ जाइए प्रकाश डालें। ये विवेचना और प्रकाश डालें लगभग सेम है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इंग्लिश में लिखता है थ्रो द लाइट ऑफ इमरजेंस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट इन फलाना 1857। तो कहता है खाली प्रकाश डालिए कि क्या क्या हुआ, मतलब विवेचना कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बस उतना करना है कि कहाँ से शुरू हुआ आंदोलन, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और आज की डेट में क्या हो गया। प्रकाश डाल दिया आपने। आप अपने घर की आमदनी पर प्रकाश डालिए, आपके परिवार के आय के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। तो आप यही लिखेंगे ना कि हमारे घर में आय के विभिन्न स्रोत हैं, फलाना फलाना फलाना, और जो भी है लिखने के बाद आप कंक्लूड कर देंगे। तो आपने बता दिया कि भाई मेरे घर पे आय की स्रोत ये है। सिंपल, नो नेगेटिव, नो एनालिसिस, नो क्रिटिक्स। ये नहीं पूछ रहा है कि आपका बड़े भाई कितना कमाते हैं और आप कितना कमाते हैं, कंपैरिजन नहीं पूछ रहा है। शर्मा जी का बेटा कितना कमाता है और शर्मा जी खुद क्या करते हैं ये नहीं पूछ रहा है। पूछ रहा है कि शर्मा जी के घर की आय आय के ऊपर प्रकाश डालिए। तो प्रकाश डाल दीजिए कि शर्मा जी कमाते हैं, उनका बड़ा वाला लड़का जो है बेरोजगार बैठा है, और तीसरा वाला ऐसे है, पिताजी ऐसे हैं, घर से खेती होती है, वहाँ से आमदनी आती है, ये है। प्रकाश डाल दीजिए, बस सिंपल। समालोचनात्मक, ये बड़ा डेंजरस है। तो समालोचनात्मक डेंजरस क्यों बोला मैं, क्योंकि इसमें आपको क्रिटिक्स लिखनी है, क्रिटिक्स लिखनी है, आलोचना लिखनी है। और आलोचना लिखने के बाद आपको सकारात्मक रूप से कंक्लूड भी करना है। अब आप ध्यान दीजिए मेरी बात पे, सकारात्मक रूप से कंक्लूड करना, चाहे कितनी भी कमियां आपने क्यों न लिख दी हो, वो आपके एटीट्यूड को भांपता है। भाई तबाही आ गई, भुज में भूकंप हो गया, सर्वनाश हो गया, तो पूरा सिटी दोबारा रीसेटलमेंट हुआ ना। दुनिया अगर विलीन हो गई कभी तो फिर नए जीव की उत्पत्ति होगी ना। या आप कह देंगे साहब अब एकदम धरती फटने वाली है, पूरा विश्व, एक बार आया था 2012 में कि दुनिया समाप्त हो जाएगी, बड़ा हल्ला था। तो भाई समाप्त हो जाएगी तो फिर जीवों की उत्पत्ति होगी ना। आज से 5000 साल पहले पक्षी, या 10,000 साल पहले पहला जीव बताते हैं कि पक्षी, बर्ड आया था, तो कोई आएगा ना। यही आपकी पॉजिटिविटी है, यही आपकी सकारात्मकता है कि आप मुसीबतों में भी अच्छाई ढूंढ के लिख रहे हैं। एक व्यक्ति का हाथ टूट गया तो ये आप लिखिए ना कि अच्छा हुआ पैर नहीं टूटा, अच्छाई है ना इसमें कि इतने से उसकी जान बच गई। तो आपको आलोचना लिखने के बाद पॉजिटिव कंक्लूजन करना होगा कि इतनी सारी स्कीम में कमियां हैं, भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विविध विकास योजनाओं में इतनी सब कमियां हैं, फिर भी
हम इसको ये तरीके से ठीक करके एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास, एक नई जीवन जो है देने में सक्षम होंगे। उसमें 2-3 पॉइंट भी डाल दीजिए, कैसे करोगे। तो कैसे करोगे, उसमें इमरजेंस होगा, उद्भव होगा किसी चीज़ का, और हम जो है आगे चल करके इतनी खराब स्थिति को भी ठीक करेंगे। उसके लिए 2-3 पॉइंट उपाय डाल दीजिए। जैसे कृषि के विकास में समस्या है तो उसको कैसे करेंगे ठीक, तो उसमें 2-3 पॉइंट की हम जो है फलाने 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 तरीके से कृषि की, कृषकों को शिक्षित करना, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग, दुनिया से टेक्नोलॉजी ड्रिवन इक्विपमेंट, ये 3-4 पॉइंट डाल दीजिए कि ऐसे हम कर लेंगे। समस्याएं ज़रूर है। अगर आपने ये छोड़ दिया तो आपको फिर 40 में वो 20 नंबर देगा और 5 से 7 नंबर काट देगा इस बात की कि आपने कंक्लूजन नेगेटिव किया कि साहब अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो बड़ी मुश्किल है, इतनी समस्याएं आ गई है, कृषि का जो विकास है वो माइनस में जा रहा है, कृषि का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी डे बाय डे घटता जा रहा है, अब तो शायद 18-20% पता नहीं कितना रह गया है। 1971 में इतना था, अब इतना हो गया है, बड़ी मुसीबत है, अब कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए तो फिर कोई दूसरा राम को जन्म लेना पड़ेगा। तो कुछ नहीं हो सकता आप लिख देंगे तो वो कहेगा फिर ये आपकी ज़रूरत क्या है। क्यों शर्मा जी, आपकी ज़रूरत क्या है जब आपसे ठीक ही नहीं होगा। तो हमारा सवाल होगा इंटरव्यू में कि फिर मैं आपको हायर क्यों करूं, या आपको सेलेक्ट, पूछता है इंटरव्यू में क्वेश्चन, पूछेगा कि सांप्रदायिकता देखिए इतनी फैली हुई है देश में कि जगह जगह जो है धार्मिक आधार पे बलवे हो रहे हैं, कैसे ठीक होगा। तो आप कह देंगे साहब बड़ा मुश्किल है, 75 साल में हमारे पूर्वज नहीं ठीक कर पाए तो हम क्या खाक ठीक करेंगे, आप यही कहेंगे ना। या आपने अगर ये नहीं कहा, ये कह दिया कि सर हम तो जादू की छड़ी लेंगे और मुझे इतना एक्सपीरियंस है, एक बार पोस्टिंग दे दीजिए मैं सब ठीक कर दूंगा, तो वो पूछेगा कि आपके पूर्वज जो जो ये पोस्टेड हैं थे या हैं, वो सब आईएएस, वो सब नालायक थे, पूछेगा ना। आप ठीक कर देंगे, आपने कहा हम छड़ी लेके और लोगों को समझा बुझा के ठीक कर देंगे, तो पूछेगा ना कि फिर पहले वाले क्या मूर्ख थे, तो तब क्या बताइएगा। आप कह देंगे हाँ सब मूर्ख थे तो कहेगा अच्छा वो सब सेलेक्ट होकर 20 साल नौकरी कर दिए, वो मूर्ख थे, और आपको जीरो अनुभव है तो आप जो है, क्वेश्चन से क्वेश्चन डिराइव होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे आप ठीक करेंगे और पॉजिटिव जवाब देना पड़ेगा कि सर मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा, लोगों को समझाऊंगा, लोगों में एक सामाजिक सुधार आंदोलन एनजीओ के थ्रू चलवाऊंगा, कुछ वॉलंटियर सिविल डिफेंस के लूँगा। अब आपको सिविल डिफेंस याद ही नहीं आएगा क्योंकि कोर्स में नहीं है, आंसर में ज़रूरी है। अब मैं स्काउट गाइड के बच्चों को लूँगा, घर घर नुक्कड़ नाटक कराऊंगा चौराहे चौराहे पे, और ये सब तरीक़ों से मैं लोगों की मानसिकता बदलूँगा। जैसे देखो वह बंदा आया था, वो किसी आईएएस नहीं भेजा होगा कि ऐसे जाके सबको टीच करो कि प्लास्टिक जो है खतरनाक है, इसका इस्तेमाल ना करें, वही बताने तो आया था। तो ये सब जवाब होगा इंटरव्यू में और मेंस के आंसर में। ये जवाब नहीं होगा कि साहब कुछ नहीं हो सकता, सांप्रदायिकता तो भैया बड़ा बुरा हाल है, इतने साल में ठीक नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं हो पाएगा सर, बड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं देखूंगा। कहेगा तुम पहले ही डिस्परेट, हताश हो गए हो, तुम क्या करोगे। जब तुम करने की स्थिति में ही नहीं अपने आप को एज्यूम कर पा रहे हो रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर की तरह, तो हम तुम्हारा सिलेक्शन क्यों करें। अब क्या बोलिएगा, फिर बोलिए बेटा। हमसे कहा घुसते ही कि आपकी मीडियम जो है हिंदी है, आपने ऑप्ट किया हिंदी माध्यम से साक्षात्कार देना, तो सपोज यू गेट सिलेक्शन अलॉटेड केरला कैडर, इन दैट सिचुएशन हाउ विल यू हैंडल द डिस्ट्रिक्ट एज ए कलेक्टर। The person who is residing in Tamil Nadu and Kerala, they don't know Hindi. It is suggested that you should try to speak in English.
because you are going to become DM in Trivandrum. I am assuring, because I am seated here to allot the number in out of 250. I am giving you 249. Once you are getting 249 in that situation, how can you not be selected? पूछेगा ना? आइए, वेलकम। तो कहने का मतलब यह है कि आपको कंक्लूजन जब कंक्लूड करेंगे समालोचनात्मक पे, तो आलोचनाओं के बाद ये पॉजिटिव डायलॉग्स लिखेंगे। अगर आपने कितनी भी खराब स्थिति हो, कितनी भी आलोचनात्मक स्थिति हो, उसको कभी भी लास्ट के 5 लाइन में पॉजिटिव बताना है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब आप क्या सिखा रहे हो समालोचनात्मक में पॉजिटिव, कैसे हो सकता है? देश में सांप्रदायिकता इतनी है, लोग ये है वो है, 50 बातें बताइएगा। लेकिन तब भी हमने आपको बताया ना कि उसमें अच्छाई क्या हो सकती है। और अगर आप नहीं लिखेंगे तो मान जाएगा कि आपसे समस्या का समाधान नहीं है, फिर आपको अच्छा नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। तो कृपा करके आप इस चीज़ों को समझ लीजिए कि विश्लेषणात्मक क्या है, विवेचना कहे तब क्या लिखना है, समीक्षा कहे तब क्या लिखना है, प्रकाश डालें कह रहा तब क्या लिखना है, समालोचनात्मक में क्या लिखना है। और सारी चीज़ें कॉमन नहीं है, लेकिन 90% बच्चे या पढ़ने वाले ये नहीं बताते कि आपका क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसी के हिसाब से आंसर डिराइव करें। अब आते हैं सिलेबस के बाद कैसे स्कोर करें हायर, ये हमने बताने का प्रयास किया। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स में चैप्टर शुरू करेंगे एक्स्ट्रा के बाद, एक्स्ट्रा के जो है वो सबको शामिल करते हुए। और पहला चैप्टर होगा हमारा टर्मिनोलॉजी को समझना। अगर आप टर्मिनोलॉजी नहीं समझें और क्वेश्चन में प्री या मेंस में वो शब्द का मतलब आप नहीं जानेंगे, तो यकीन मानिए आप 20% से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे मेंस में। अब प्री में तो समझ में नहीं आ रहा है, आएगा क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। तो टर्मिनोलॉजी जो है बहुत ज़रूरी है। अपने आप को इतना एनरिच करिए कि हमने वहाँ एक सोशोलॉजी की ग्लॉसरी भी रखी है कि हम लोग उस ग्लॉसरी से जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है, टर्म है, उसको पढ़ लेते थे। सारे तो नहीं याद कर सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, ये वही काम हमने किया है कि आपको पूरी ग्लॉसरी पढ़ने की सलाह नहीं दे रहे हैं। उसमें से जो हमने छांटा है, ये इतने सारे शब्द जो आपके सामने दिख रहे हैं, इन सब शब्दों को हम आपको बताएंगे और इसका कैसे इसका क्वेश्चन में यूज होता है ये बताएंगे। फिर आप जो है इतना, जिसे कहते हैं ना, इंग्लिश जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है इंग्लिश की वोकैबुलरी। आपको अगर वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है इंग्लिश में, तब आप अच्छा एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है, अब देखिए कितनी सारी है ये, और इसको बनाने में कितना सोचना समझना पड़ा होगा। ये कहीं इकट्ठे मिलती नहीं है, 100 से ऊपर है। और मेरा मानना है कि फ्रेशर बच्चा इसमें से 20-30% से ज़्यादा नहीं जानता होगा, और जो आप लोग जैसे हैं वो इसमें 50-60%। आप अपना मूल्यांकन खुद कर लीजिए कि इसमें से कितने शब्दों को आप जानते हैं, सुने हैं। देखिए, तो अगर इसको हम ब्रीफ में पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन के बीच में आता है, चाहे वो प्री हो चाहे वो 1-2 का डिस्कशन कर लेते हैं। कोर सेक्टर है, जैसे अक्सर क्वेश्चन में आता है कि आर्थिक विकास में कोर सेक्टर का उत्थान संपूर्ण विकास की पूर्व शर्त है। अब आप क्वेश्चन सुनिए, कितना अजीब लग रहा है। किसी भी सामाजिक, आर्थिक या किसी भी देश, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए बोलता है भारत का आर्थिक विकास। तो भारत नहीं भैया, दुनिया में 80% देशों पे, या वो कहेगा विश्व के आर्थिक विकास, या लिखेगा कि समाज का आर्थिक विकास, एक ही चीज़ है। तो किसी भी समाज के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कोर सेक्टर का प्रगति
कुल आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। ये क्वेश्चन बन गया ऐसे। दूसरा इसी पे क्वेश्चन बन सकता है कि कोर सेक्टर अर्थशास्त्र के लिए प्राथमिक अवधारणाओं से युक्त है। बिना इसके उपागमों को पढ़े हुए या जाने बिना आप आर्थिक विकास की रूपरेखा तैयार नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बन गया। फिर पूछेगा कि भारत में या दुनिया में कहीं भी निवेश के लिए प्राइमरी सेक्टर के रूप में क्या कोर सेक्टर में निवेश किया जाना प्रासंगिक है। ये हो गया। फिर पूछेगा कि कोर सेक्टर सब स्ट्रक्चर है या सुपर स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन देखिए, कोर सेक्टर सब स्ट्रक्चर है या सुपर स्ट्रक्चर है, आप इसे कहाँ मानते हैं। ये क्वेश्चन बन गया। कोर सेक्टर आर्थिक निर्धारणवाद की सह संबंधित अवधारणा है। स्पष्ट करें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बताना तो नहीं चाह रहा हूँ कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, देखिए इतने तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ आपके लिए। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे, तो आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। अब आपको मालूम ही नहीं है कोर सेक्टर होता क्या है यार। एग्जाम हॉल में तो मोबाइल रहेगा नहीं कि गूगल पे टाइप किया कोर सेक्टर हो गया। तो कोर सेक्टर पे क्वेश्चन हमने समझाया। कोर सेक्टर का मतलब बुनियादी, प्राथमिक, कंसेप्चुअल स्टेज। कोर सेक्टर मतलब आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने सुना होगा, हिंदी में आधारिक संरचना कहते हैं। मतलब जहाँ पे बड़े बड़े निर्माण जैसे पुल, सड़क, बिजली, पावर हाउस, माइंस, पोर्ट, रेलवे, रोड, मकान, जलाशय, पौंड, तालाब, झील। अब नैनीताल में झील नहीं होता तो कौन जाता, आप बताइए। तो नैनीताल के लिए तो कोर सेक्टर वही हुआ ना। माउंट आबू में अगर झील नहीं होता तो कितने लोग वहाँ जाते। तो पर्यटन के विकास के लिए कोर सेक्टर के रूप में वहाँ पर झील का निर्माण पूर्व शर्त है, प्री कंडीशन। किसी होटल में पैसे वाले बुकिंग करते हैं तो पूछते हैं कि यार स्विमिंग पूल है कि नहीं। कुछ लोग ये पूछते हैं, कुछ लोग पूछते हैं स्विमिंग पूल है तो इनफाइनिटी है कि फाइनिटी वाला है। तो उसके हिसाब से वो बुकिंग करते हैं। तो कोर सेक्टर का मतलब हुआ वो क्षेत्र जो विकास की प्राथमिक स्टेज पे, प्राथमिक बुनियाद पे टिकी हुई होती है, जिसे आधारिक संरचना के नाम से जाना जाता है। कोर सेक्टर पे आपको टिप्पणी लिखने को नहीं आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन में रहेगा। तो कोर सेक्टर आप जाने होंगे तब ना आगे लिख पाइएगा ये अच्छा कह क्या रहा है। उसी तरीके से दूसरा शब्द है ब्लू चिप। तो पब्लिक ऑफर जो निकलता है शेयर बाजार में, तो शेयर इक्विटी मार्केट में निवेश करने के लिए क्या ब्लू चिप शेयरों का होना जरूरी है। शेयर मार्केट में निवेश की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ब्लू चिप कंपनियों का इक्विटी मार्केट में आना अपरिहार्य है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं। इन्वेस्टमेंट निवेश के तौर तरीकों में ब्लू चिप कंपनियों की महत्ता को वर्णित करें। तो ब्लू चिप आप जानेंगे तब ना वर्णन कर पाइएगा। ब्लू चिप का मतलब होता है उस कंपनी का शेयर जिसका रेट ओपनिंग पर सबसे हाई, सबसे ज़्यादा रेट पे खुलता है और एक सर्टेन पीरियड तक उस लेवल को मेंटेन रखता है, उसे कहते हैं ब्लू चिप। और क्वेश्चन हमने बताया कि कैसे पूछ सकता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें जैसे एक्साइज ड्यूटी आप जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं, ये सब जानते हैं।
प्रशासित मूल्य पता नहीं, बार्टर तो लोग ज़्यादातर जानते हैं। प्रशासित मूल्य का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा तय की गई दरें, रेट्स, सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा तय की गई दरें प्रशासित मूल्य कहलाती है। जो पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पेट्रो प्रोडक्ट्स और कुछ ऐसी जान बचाने वाली दवाएं जो सरकार के हस्तक्षेप से सरकार के द्वारा दर निर्धारण किया जाता है। इतना सी बात आपको मालूम होना चाहिए, तब जो है इस पर क्वेश्चन आप आगे फ्रेम तो कर पाएंगे, लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। अब काला धन है, सबको मालूम है काला धन क्या है। ये क्वेश्चन आया था मेंस में कि काला धन किस तरीके से भ्रष्टाचार को प्रमोट करता है। ये क्वेश्चन था यूपीएससी मेंस में। तो एक सज्जन को पढ़ाते हुए देखा, नाम तो नहीं लूँगा, बड़े ऊंचे कोचिंग के थे। उन्होंने अपनी सारी विद्या जो है ये बताने में लगा दिया कि ब्यूरोक्रेट्स या गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा जो रिश्वत लिया जाता है वो उसे काला धन कहते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि भ्रष्टाचार जन्म लेता है। अब इस 10 नंबर में 2 नंबर देगा मुश्किल से। उनको भ्रष्टाचार में बाकी चीज़ें नज़र ही नहीं आई कि काला धन किस तरीके से भ्रष्टाचार को जन्म देता है, या भ्रष्टाचार किस तरीके से काला धन को जन्म देता है। तो भाई भ्रष्टाचार का मतलब है एनीथिंग अगेंस्ट द रूल इज भ्रष्टाचार। कोई भी कृत्य आपका जो नियम विरुद्ध हो वो भ्रष्टाचार कहलाता है। सीबीएसई की डेफिनेशन है, मेरी नहीं है, भारत सरकार की ऑथेंटिक डेफिनेशन है। और इस डेफिनेशन को कोई बताएगा नहीं आपको कि किताब में लिखी नहीं है, उसके लिए सीबीएसई का वेबसाइट कौन पढ़ेगा? आप पढ़ेंगे नहीं, हम आपसे कहेंगे भी नहीं कि पढ़िए। वो तो हम जैसा एक्सपीरियंस पढ़ाने वाला होगा तभी बताएगा। तो कहीं पे भ्रष्टाचार को पूछता है तो आप सीधा एक लाइन में ख़त्म कर दीजिए, एनीथिंग अगेंस्ट द रूल इज करप्शन। कोई भी कृत्य, कोई भी गतिविधियां जो नियम विरुद्ध हो भ्रष्टाचार कहलाती है, खत्म। तो काला धन या भ्रष्टाचार किस तरीके से काला धन को जन्म देता है, तो सरकारी सेवक तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ कि काला धन, भ्रष्टाचार कैसे काला धन को जन्म देता है। तो एक तो ब्राइब के तौर पे होता है, सरकारी सेवकों के द्वारा जो रिश्वत लिया जाता है ब्राइब, उससे काला धन जन्म होता है, भ्रष्टाचार हुआ। और एनीथिंग अगेंस्ट द रूल इज करप्शन, अभी हमने आपको बताया। तो यहाँ पे और गतिविधियां देखिए ना, बिजनेसमैन द्वारा टोटल सेल को छुपाना, बेचेगा 50 लाख, 50,000 की बिक्री हुई, कहेगा 20,000 बिक्री हुई, साहब कैश में आता है सर, कोई अकाउंटल है नहीं जो उसने बही खाते में लिख दिया। तो टोटल सेल कम दिखाता है व्यापारी। दूसरा, वो जो उसका बही बुक है, बिल बुक, उसमें टेम्परिंग कर देता है, 2 बिल बुक रखता है। अगर आपको बिल चाहिए तो असली वाला पूछेगा कि नकली वाला चाहिए, तो आप कहेंगे यार जिसमें टैक्स कम लगे वो वाला कर दो ना, तो बिना जीएसटी के वो बिल बना के दे देगा डुप्लीकेट, 2 कॉपी अलग अलग है। तो ये भ्रष्टाचार है ना, बिल बुक में ओवर राइटिंग या डुप्लीकेट बिल बुक रखना, टोटल सेल कम दिखाना। तीसरा चलिए, और जो गेन होता है, कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, उस गेन में इनकम टैक्स देने के लिए छुपाना कि साहब जब हम खरीदे थे तो 10 लाख का था, हमने उसमें झूठ मूठ का बाउंड्री बनवा दिया, साहब कौन देखने जा रहा बाउंड्री बनाए कि नहीं बनाए। 4 लाख आपने दिखा दिया कि बाउंड्री बनाए, एक छप्पर डाले, तो मेरी कॉस्ट 14 लाख हो गई। अब वो 14 लाख पे आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। अब बेचे हैं 15 लाख में तो 1 लाख पे टैक्स होगा, 1 लाख का 30%, 30,000। और ईमानदारी से दिखाते तो 5 लाख का फायदा हुआ, 1.5 लाख टैक्स लगता। तो ये नहीं दिख रहा है। आगे चलिए,
बिल बुक के बाद जो इन्वेंट्री होती है, सामानों की जो लिस्ट होती है, उस इन्वेंट्री को छुपा लेना। आप उस जगह से माल मंगाते हैं जो आपसे जीएसटी नहीं चार्ज करता। पूरी गाड़ियां चलती हैं रोड पे, पुलिस वाले और सेल टैक्स वाले पकड़ते हैं कि जीएसटी दिखाओ, जीएसटी दिखाओ। तो ऐसे कितनी गाड़ी को पकड़ेगा? तो इन्वेंट्री की जो रिकॉर्ड कीपिंग है उसमें छेड़छाड़ करना, अंडर इन्वेंट्री शो करना। तो आप बताइए, ये ब्राइब तो एक था, कितने हो गए? 2, 3, 4, 150 शब्द का था ये। अब जब आप ऐसे लिखिएगा तब ना आपको 10 में 6, 7, 8, 9 नंबर देगा। और आपको तो सिर्फ एक चश्मा पहना दिया गया है कि साहब वो रिश्वत खाते हैं, और उससे साहब जो है ब्लैक मनी आ जाता है। अब कितने तरीके से ब्लैक मनी मैंने बताया कि पैदा होता है। अभी और है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। आप कहीं पे सैलून, स्पा, मसाज पार्लर चले जाइए, आप कहीं पे छोटे मोटे जो पेइंग गेस्ट चला रहे हैं इनके पास चले जाइए। क्या रूल कहता है कि 20 लाख से ऊपर आपको जीएसटी में आना है। हमारे गांव का रमेश ठाकुर का टर्नओवर 50 लाख है। 50 लाख नहीं, 50 लाख तो उसकी कमाई है। हमने पूछा जीएसटी देते हो, कह रही क्या होता है? तो 20 लाख आमदनी के ऊपर जीएसटी देना है, वो लोग रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराए हैं। इज इट नॉट भ्रष्टाचार? क्यों सर? अब आप सोचिए कि यूपीएससी का क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स में, मेंस में, कि भ्रष्टाचार काला धन को कैसे जन्म देता है। आपको ये बताना है कैसे जन्म देता है। अब आप क्या करेंगे, पूरा ब्लैक मनी क्या है, कैसे होता है, ये सब लिखना शुरू कर देंगे। अरे पूछ रहा है कि भ्रष्टाचार काला धन को कैसे जन्म देता है, और आप लिख रहे हैं काला धन भ्रष्टाचार को कैसे जन्म देता है। पहले तो यही उलट गया, दिमाग फ्लिप हो गया। पूछ रहा है भ्रष्टाचार कैसे काला धन को जन्म देता है। तो प्राइवेट और सरकारी लोगों के निम्न कृत्यों से, इन भ्रष्टाचारी कृत्यों से काला धन जन्म लेता है। सब कैश में डीलिंग होती है, टैक्स की चोरी होती है, यही ना काला धन है। काला धन क्या है? वह धन जिस पे कोई टैक्स की चुकाए, जिसकी जिम्मेदारी है वो नहीं चुकाए, दैट इज काला धन। तो ऐसे आंसर राइटिंग होगा तब आपको स्कोर बढ़ेगा, तब आप सेलेक्ट होंगे, मेरा विश्वास है। और वो सज्जन सिर्फ बच्चों को ब्राइब पढ़ा के आगे चलते बने। तो इसको यहीं पे विराम देते हैं। हमारे दूसरी क्लास फैकल्टी अनुज सर आ गए हैं, और पुनः इस अपेक्षा और सजेशन और अनुरोध के साथ कि प्रीसा आईएएस का ऐप प्ले स्टोर पे है, इसको डाउनलोड करिए और मात्र 999 रुपये प्रति माह देकर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिए। ऑनलाइन की फ़ीस हमारी ऐसे तो 30,000 है, लेकिन हम मंथली 999 रुपये में अभी दे रहे हैं 5 जनवरी तक। तो कृपा करके आप लोग इस छूट का फ़ायदा उठाएं और अपनी सफलता में 4 चांद लगाएं। थैंक यू वेरी मच।